देखो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की जो चैप्टर नंबर 4 है उसे स्टार्ट करेंगे, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो ये जो चैप्टर के नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसी को कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ्यूज नहीं होना, कभी कभी किसी बुक में ऐसा भी लिखा मिलेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर के नाम में। ओके, तो ये बेसिकली चैप्टर नंबर 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, दैट इज बायो-सेवर्ट लॉ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ की कहानी को समझेंगे और वहाँ पे जो ऐसा यूनिट होंगे एंड डायमेंशनल फार्मूला होंगे उसे भी देखेंगे साथ में। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला निकलने देते बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आते मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट एक्सिस एंड सेंटर। तो बेसिकली एक लूप है इस तरह से, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से आई करंट। तो यहाँ से लेट्स से दिस इज द एक्सिस, तो इस एक्सिस पे एक पॉइंट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे उसका वैल्यू फाइंड आउट करने देंगे, बेसिकली डिराइव करने देंगे। ठीक है, तो बी का बी ये जो है ना वर्ड बी सिंबल दैट इज यूज्ड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय द लेटर बी और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लेटर से डिनोट किया था। ठीक है, इजी। तो फिर यहाँ पे एक्सिस पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड निकल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेंटर पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसे भी डिराइव करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, जस्ट लाइक फर्स्ट चैप्टर में हमें मिला था गॉस लॉ, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है वहाँ पे गॉस लॉ रिलेटेड था किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एंड फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अब बोल सकते हो कि गॉस लॉ की जो एक अल्टरनेट वर्जन है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, तो इसका जो एप्लीकेशंस होंगे, डिराइवेशन होंगे, वो सब देखेंगे। फिर आते हैं सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। तो बेसिकली सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसको निकालने के लिए हम लोग एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होंगे कितना होंगे वो सब डिराइव करेंगे। फिर आते हैं देन दैट इज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज एंड लॉरेंस फोर्स। तो एक्चुअली क्या होता है, सपोज एक मूविंग चार्ज है, बेसिकली ऐसे समझो, एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे एक चार्ज रखा, तो ये चार्ज जैसे मूव कर रहे हैं, तो विथ सम वेलोसिटी मूव कर रहे हैं। तो जब मूव करेंगे तो उस केस में क्या होंगे, जब चार्ज मूव करेंगे उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएंगे, है ना, तो वेलोसिटी आ गया और उसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेंगे, कितना फोर्स लगेंगे उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख ही देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू चार्ज इंटू फी क्रॉस बी, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर। फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम की, जेडब्ल्यू एंड नीट की पीओआई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या आता है, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे तो उस केस में वो बिहेव कैसे करेंगे, यानी वो किस तरह से मूव करेंगे। एक होंगे दैट इज सर्कुलर मोशन दिखाएंगे वो, अनदर इज स्पाइरल मोशन दिखाएंगे, इस तरह से स्पाइरल मोशन पे मूव करेंगे वो जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे तो। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आपने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ना, एक वायर है जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो जब चार्ज इस करंट कैरिंग वायर को रखोगे मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उस केस में उसके ऊपर भी कुछ फोर्स लगेंगे, कितना फोर्स लगेंगे वो सब देखेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, फिर वो सब पूछे जाते हैं डिराइवेशन। और फिर नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। लेट्स से एक वायर है इस तरह से और एक वायर है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, तो दोनों के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। लेट्स से तो यहाँ पे करंट दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इस केस में क्या होंगे, ये इसके ऊपर फोर्स लगेंगे यानी इस डायरेक्शन में लगेंगे, ये भी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, और ये जो फोर्स है बिकॉज ऑफ डेट क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका उल्टा हुआ, लेट्स से इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे सेकेंड वायर पे करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, तो इस केस में फोर्स आउटसाइड ऐसे लगेंगे, यानी आप बोल सकते हो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब कहानी को देखेंगे फिर, और वहाँ पे भी फॉर्मूला मिलेंगे, वो सब डिराइव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दैट इज टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड पे आपने क्या रखा, एक करंट लूप इस तरह से रखा, तो ये रोटेट करने लगेंगे। ठीक है, तो रोटेट करने में टॉर्क लगेंगे, तो किस तरह से, वही होता है ना फैन के अंदर। तो फैन के अंदर क्या होते हैं, मोटर होते हैं, तो मोटर कैसे काम करते हैं वो सब कहानी को देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक मोटर की कहानी है कि कैसे रोटेट करेंगे यानी टॉर्क कैसे लगेंगे वो सब देखना है। फिर फॉर्मूला मिलेंगे, वो सब डिराइव करेंगे, ईजी ये कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी मतलब कितना करंट होंगे मेजर कर सकते हैं ना, तो वो सब के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, वो सब देखेंगे फॉर्मूला वगैरह, देन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिर आता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। जो एमीटर होते हैं ना उसका काम क्या होता है, एमीटर के काम है करंट को मेजर करना,
और जो वोल्ट मीटर है उसके काम क्या है, वोल्टेज को यानी पोटेंशियल को मेजर करना। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग एज ए एमीटर भी यूज कर सकते हैं, एज ए वोल्टमीटर भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे उसको कन्वर्ट करना होगा ना, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो सब चीजें देखेंगे। फिर हम लोग बोर्ड एग्जाम की ये जो है ना, ये हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को पहले पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज बोर्ड एग्जाम की JEE एंड नीट की PY को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इजी। तो ये हम लोग की स्ट्रेटेजी होंगे, पहले हम लोग टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की JEE एंड नीट की PY को सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये काम की है स्ट्रेटेजी है ना, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो और फॉलो करना चीज़ों को, है ना। प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पे है हर एक टॉपिक सीरियली है, वहाँ पे हमने क्या किया इसे भी अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने पहले बाकी चैप्टर में, है ना, आप लोग चेक कर सकते हो, वहाँ पे हमने क्या किया, पहले टॉपिक को समझा, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है बोर्ड की JEE एंड मेन एंड जो नीट की PY की हुए वो सब सॉल्व किया, ठीक है। तो आप लोग चेक करना, ठीक है, ओके। और कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज बायो-सेवर्ट लॉ, ओके। तो एक्चुअली बायो-सेवर्ट लॉ की कहानी क्या है उसको समझने के लिए आपको चाहिए एक अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ओके। ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसी का नाम है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओर्स्टेड की जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि लेट्स से एक वायर है, इस वायर पे करंट फ्लो है, कब होंगे, जब एक बैटरी कनेक्ट करोगे, लेट्स से ऐसे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया यहाँ पे अपने, है ना, तो यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, तो एक बैटरी। तो जब स्विच को ऑन करोगे तो उस केस में क्या होंगे, ऑब्वियसली करंट फ्लो होंगे, ऑब्वियसली होंगे करंट फ्लो। स्विच ऑन करोगे तो बैटरी कनेक्टेड है, करंट फ्लो होंगे। तो ओर्स्टेड ने क्या देखा कि एक मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे पास में, एक मैग्नेटिक नीडल लेके आए वायर के पास, ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल के अंदर एक ऐसा नीडल होंगे ऑब्वियसली। तो ओर्स्टेड ने क्या पाया कि जब करंट फ्लो होंगे, जब स्विच को ऑन किया करंट फ्लो हुआ, तो उस केस में ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट करने लगा, ठीक है। तो ये नीडल डिफ्लेक्ट करने लगा। तो ओर्स्टेड का दिमाग खराब हो गया, डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों खराब हुआ दिमाग वो भी देखो। एक्चुअली क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, ये जो है मैग्नेटिक नीडल, तो ये मैग्नेटिक नीडल, इसका नाम मैग्नेटिक नीडल ही क्यों है, कुछ अलग नीडल क्यों नहीं हुआ, ठीक है। नीडल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक कुछ ऐसा नीडल है ना, तो इस तरह से एक नीडल है इसके अंदर। तो इसका नाम मैग्नेटिक नीडल क्यों है, क्योंकि ये काम तभी करेंगे, यानी नीडल का काम है इसमें डिफ्लेक्ट करना, ठीक है, सिर्फ डिफ्लेक्ट करना। तो ये डिफ्लेक्ट कब करेंगे, जब इसके आसपास कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होंगे, यहाँ पे आसपास कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होना होगा, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड होना होगा, तो उस केस में ये डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, काम करेंगे यानी। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगे तो ये क्या डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो डिफ्लेक्ट कब करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड होंगे उस नीडल के आसपास। तो यहाँ पे ओर्स्टेड ने चेक किया, कहीं पे भी यहाँ पे मैग्नेट नहीं है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ओर्स्टेड ने चेक किया। लेकिन फिर भी जब स्विच को ऑन किया करंट फ्लो हुआ, तो उस केस में ये डिफ्लेक्ट करने लगा। मैग्नेट तो है ही नहीं, फिर भी क्यों डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिमाग खराब होंगे। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड होंगे आसपास। लेकिन यहाँ पे तो मैग्नेट है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है मैग्नेट, है ना। तो अगर मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उस केस में ये डिफ्लेक्ट क्यों करने लगा, दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन एट दैट टाइम, ओके। ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट था, एक्सपेरिमेंटर, ये सब एक्सपेरिमेंट, इस टाइप का एक्सपेरिमेंट बहुत सारा कुछ किया है ना। लेकिन फिर भी वहाँ पे आप देख सकते हो कि उस टाइम के हिसाब से ये कब हुआ था, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1802 में हुआ था। तो उस टाइम के हिसाब से आप सोच सकते हो कि ये कितना खतरनाक एक क्वेश्चन है कि विदाउट मैग्नेट ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बहुत साल बाद मतलब कुछ साल बाद बोल सकते हो, बहुत साल बाद फॉर्मूला दिया बायो-सेवर्ट ने, वो अलग बात है। लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ, ओर्स्टेड ने डिस्कस किया अलग अलग साइंटिस्ट से, बाकी जो दोस्त वगैरह से, है ना, डिस्कस किया। करने के बाद ये देखा कि ये जो वायर है ना, जब भी एक वायर के थ्रू करंट फ्लो होंगे, तो उस केस में क्या होता है, वायर के आसपास अराउंड द वायर क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ओर्स्टेड ने डिस्कस करने के बाद, यहाँ पे क्या लिख दे, मैग्नेटिक फील्ड लिख दे, ठीक है। तो ओर्स्टेड ने डिस्कस करने के बाद लोगों से क्या पाया कि जब भी एक वायर के थ्रू करंट फ्लो होंगे, तो उस केस में वायर के अराउंड, आसपास वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होंगे,
ठीक है, इजी। तो अभी देखो ये जो वायर है, इस वायर के थ्रू ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, स्विच को ऑन कर दिया, वायर के थ्रू करंट फ्लो हुआ, तो बिकॉज ऑफ दैट वायर के आसपास अराउंड द वायर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उसी मैग्नेटिक फील्ड पे ये निडल आ गया, तो बिकॉज ऑफ दैट ये निडल डिफ्लेक्ट करने लगा। तो जो बिगेस्ट क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया। आंसर क्या है कि जब भी एक वायर के थ्रू करंट फ्लो होंगे तो उस केस में वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो अर्स्टेड ने हमें ये कह दिया कि वायर के थ्रू जब भी करंट फ्लो होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वायर के आसपास प्रोड्यूस होंगे। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो, लेट्स से एक वायर है, इसके थ्रू ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वायर के आसपास अराउंड द वायर हर जगह पे क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। तो अर्स्टेड ने कह दिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। लेट्स से एक पॉइंट ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे कि नहीं, जब करंट फ्लो हो रहा है इस वायर के थ्रू, तो उस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे कि नहीं, आंसर इज ऑब्वियसली मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, यानी बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना होंगे वो निकलना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे वो भी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसे निकलने के लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए कि नहीं, यस ऑब्वियसली चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए फॉर्मूला कौन सी होंगे, दैट फॉर्मूला वाज गिवन बाय बायोट-सेवर्ट, ओके, बायोट-सेवर्ट। तो बायोट-सेवर्ट ने क्या दिया था, एक फॉर्मूला दिया कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो निकलने के लिए, ठीक है। तो बायोट-सेवर्ट का एक्चुअली बायोट का जो फुल नाम था दैट इज जीन बैप्टिस्ट बायोट, ठीक है, ये था फुल नाम। सेवर्ट की फुल नाम था दैट इज फेलिक्स सेवर्ट, ओके, फेलिक्स सेवर्ट। तो दोनों ने लॉ दिया, कौन सी ईयर में दिया, दोनों ने लॉ दिया, यहाँ पे लिख देते हैं 1820 में दिया, ठीक है। तो 18 इयर्स बाद, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ कब हुआ था, 1802 में, और 18 इयर्स बाद 1820 में बायोट-सेवर्ट ने लॉ दिया, एक रूल दिया, एक फॉर्मूला दिया कि वायर पे जब भी एक करंट फ्लो होंगे तो उस केस में अराउंड द वायर मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसे निकलने के लिए जो फॉर्मूला है दैट वाज गिवन बाय बायोट एंड सेवर्ट, ओके, इन 1820। तो अभी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन सी है उसको भी देखना है ना, तो यहाँ पे इसको मिलता रहता है, आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। तो पॉज करते जाना, नोट करते जाना, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है कि एक्चुअली ऐसे समझो एक वायर है, ठीक है, और इस वायर पे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, सिंपल। तो बायोट-सेवर्ट ने क्या कहा कि अगर यहाँ से एक लेंथ लोगे, लेट्स से ये डिस्टेंस r है, और इस पॉइंट पे आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितना होंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है बायोट-सेवर्ट ने कहा कि पूरा का पूरा वायर के लिए, यानी पूरा का पूरा कंप्लीट लेंथ के लिए आपको यहाँ पे बायोट-सेवर्ट के फॉर्मूला लगा के, पूरा का पूरा कंप्लीट वायर के लिए एक ही बार में बायोट-सेवर्ट लगा के, इसमें बायोट-सेवर्ट के फॉर्मूला लगा के इसमें मैग्नेटिक फील्ड आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। क्या कहा मैंने, बायोट-सेवर्ट ने कहा एक्चुअली क्या कहा कि पूरा का पूरा कंप्लीट वायर के लिए एक ही बार में एक साथ पूरा का पूरा वायर के लिए इस पॉइंट पे बायोट-सेवर्ट की फॉर्मूला लगा के मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकल सकते। तो उसके लिए बायोट-सेवर्ट ने क्या टेक्निक दिया कि यहाँ पे एक छोटा सा DL लेंथ लो, मैंने क्या कहा, पूरा का पूरा वायर के लिए यहाँ पे बायोट-सेवर्ट लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकता, लेकिन एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ DL को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, यस ऑब्वियसली कर सकते हैं। ये जो छोटा सा एलिमेंटल लेंथ है DL, ओके, तो इस DL की वजह से इस DL पे ऑब्वियसली करंट फ्लो होंगे ना, तो कुछ छोटा सा करंट फ्लो होंगे, उस छोटा सा स्मॉल करंट के लिए, स्मॉल DL लेंथ के लिए, ये क्या है, DL इज द स्मॉल लेंथ, ठीक है, स्मॉल लेंथ, एलिमेंटल लेंथ भी कह देते हैं कभी कभी, लेंथ, स्मॉल लेंथ। तो DL लेंथ के लिए यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, तो ऑब्वियसली DL लेंथ मतलब स्मॉल करंट होंगे, इसमें स्मॉल करंट के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग DB लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो DB मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिख के रखते हैं, DB मतलब क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अभी देखो DL लेंथ के लिए, स्मॉल लेंथ के लिए हमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिला, r डिस्टेंस दूरी पे DB पे, ओके। तो DB का बायोट-सेवर्ट ने क्या कहा, यहाँ पे अगर एक एंगल होंगे, ये थीटा एंगल कंसीडर कर सकते हैं ना, एक थीटा एंगल ले लिया, तो बायोट-सेवर्ट ने कहा ये जो DB है ना, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज प्रोपोर्शनल टू करंट कितना फ्लो हो रहा है, अगर करंट ज़्यादा फ्लो होंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, ये सिंपल सी बात, प्रोपोर्शनल आप जानते हो, प्रोपोर्शनल मतलब ये इंक्रीज होंगे तो ये भी इंक्रीज होंगे।
फिर क्या कहा, ये जो dB है दिस इज प्रोपोर्शनल टू dl। अगर ये dl लेंथ ये ज़्यादा होंगे तो उस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होंगे। फिर क्या कहा, dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा। ये जो एंगल है थीटा इसका अगर साइन ले तो उसका भी प्रोपोर्शनल होंगे, यानी साइन थीटा इंक्रीज होंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड dB भी इंक्रीज होंगे। फिर क्या कहा कि dB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होंगे तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेंगे। ऑब्वियसली है ना, तो वायर से जितना दूर जाओगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, वायर के पास में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, मैग्नेटिक फील्ड dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी r इंक्रीज होंगे तो ये dB डिक्रीज होंगे, आर अगर डिक्रीज होंगे तो dB इंक्रीज होंगे। सही है, इजी। तो अगर हम इनको कनेक्ट करें तो हम लिख सकते हैं dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हटाने के लिए एक आप कांस्टेंट लगाओगे, है ना, दैट कांस्टेंट इज k। ठीक है, और यहाँ पे IDL साइन थीटा और यहाँ पे r स्क्वायर लिख दो। ठीक है, और ये जो k है ना, k का एक फिक्स वैल्यू है, एक्चुअली k इज म्यू नॉट बाई 4 ठीक है, k का ये वैल्यू है दैट इज म्यू नॉट बाई 4 जब आप म्यू नॉट एंड पाई की वैल्यू बिठाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁷। ठीक है, और यहाँ पे एक यूनिट होंगे तो यूनिट क्या होंगे उसको भी निकल के देखते हैं। ठीक है, रट्टा नहीं मरना, हम लोग निकल के देखते हैं तब सही रहेंगे। तो एक्चुअली यूनिट निकलने के लिए आपको क्या करना होगा मालूम है, ये जो k है ना, k को एक साइड करना होगा, इसी फॉर्मूले से हम लोग निकल सकते हैं। तो बायो-सेवर्ट की एक फॉर्मूला हमें मिल गया है ना, तो बायो-सेवर्ट ने यही फॉर्मूला दिया था कि इस फॉर्मूला से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड निकल सकते हो। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, k का SI यूनिट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो k है ना इसको एज इट इज यहाँ पे रखे, सपोज r स्क्वायर को इधर लेके, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग k की SI यूनिट निकल रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, ये जो dB है dB को एज इट इज इधर ही रखो, r स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, है ना, फिर नीचे क्या आएंगे, I आएंगे, फिर DL आएंगे एंड देन साइन थीटा यहाँ पे रह जाएंगे, फिर यहाँ पे k को लिख सकते हैं। ठीक है, IDL साइन थीटा नीचे आ गया एंड देन r स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो अभी dB मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है ना दैट इज टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला। तो टेस्ला को कैपिटल की T भी लिखते हैं। ठीक है, तो टेस्ला मतलब कैपिटल T मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट। तो इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर, ऐसा भी डायरेक्ट लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। ओके, तो वेबर मीटर स्क्वायर ये क्या है, टेस्ला की जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला है। टेस्ला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं वेबर, WEBER, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हो टेस्ला को। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको बोले कि मैग्नेटिक फील्ड है कुछ 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो ये क्या है, B का वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला देके रखा। तो कभी कभी टेस्ला ना देके आपको सीधा वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर या तो पर मीटर, अगर ये ऐसा दोगे तो उस केस में माइनस नहीं लिखना है ना, तो अगर इसको हटाओगे तो माइनस लिख सकते हो। ठीक है, तो वही है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ऐसा भी दे सकते हैं कभी कभी। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला आप लिख सकते हो या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे dB मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको टेस्ला लिख सकते हैं, और यहाँ पे R मतलब क्या है, मीटर है ना, R मतलब लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख दिया। I मतलब क्या है, करंट का यूनिट है एम्पियर। DL मतलब क्या है, लेंथ है, लेंथ मतलब मीटर लिखोगे। साइन थीटा का कुछ यूनिट नहीं है तो यहाँ पे इसको ऐसे रख सकते हैं। तो मीटर कैंसिल आउट होंगे ना, तो फ्रॉम हियर वी कैन से टेस्ला फिर मीटर एम्पियर इनवर्स इज इक्वल टू k। तो k का क्या मिला हमें, ऐसा यूनिट मिला, कितना, k का ऐसा यूनिट मिला टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, तो इतना सा मिला k का ऐसा यूनिट। और ये जो यूनिट है इस यूनिट को कभी कभी वेबर पे भी लिखा मिलेंगे आपको, कॉन्फ्यूज नहीं होना। तो आप सिंपल लिख सकते हो इसको कि k की वैल्यू 10⁻⁷, टेस्ला की जगह पे वेबर मीटर इनवर्स, राइट। तो मीटर इनवर्स मतलब मीटर ऐसा लिखना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मीटर होंगे और एम्पियर इनवर्स होंगे, तो इसको आप 10⁻⁷ वेबर मतलब WB लिखना होगा। और यहाँ पे मीटर एक कैंसिल आउट होंगे ना, तो यहाँ पे एक मीटर ऊपर जाएंगे तो हम लिख सकते हैं एम्पियर इनवर्स इस तरह से। ठीक है, तो वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कॉन्फ्यूज नहीं होना, टेस्ला दो या वेबर पे दो, कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप लोग सीधा इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इजी। तो अभी हम लोग आते हैं, ये जो है ना, ये जो मिला हमें, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला। और ये क्या है, ये तो फैक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली मतलब फैक्टर पे लिखा नहीं है, तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग फैक्टर में भी लिख सकते हैं। तो फैक्टर में लिखने के लिए इसको मीटर है तो आप लोग नोट करके रखना। ठीक है, सो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है
उसको फैक्टर फॉर्म पे लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसा यूनिट तो हो गया, तो डायमेंशनल फार्मूला को भी निकालेंगे, वो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है दैट इज dB इज इक्वल टू KIDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये है फॉर्मूला dB का, सही है। तो अगर हम dB मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए फैक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक फैक्टर लगाना होगा, तो ये था सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हमने फैक्टर लगाया, तो लेफ्ट साइड में इक्वल के लेफ्ट साइड में अपने फैक्टर लगा, राइट साइड में भी लगाना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यूनिट फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो r कैप है ना, ये r कैप क्या है, ये r कैप है एक यूनिट फैक्टर, यूनिट फैक्टर। तो अभी यूनिट फैक्टर के काम क्या है, यूनिट फैक्टर के काम है डायरेक्शन देना, तो यूनिट फैक्टर की काम है डायरेक्शन देना, यानी इट गिव्स डायरेक्शन, तो यूनिट फैक्टर डायरेक्शन देगा हमें, ठीक है। और यूनिट फैक्टर के पास 2 चीज होते हैं, कौन कौन सी चीज होते हैं, 2 चीज, फैक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं, तो ऑब्वियसली यूनिट फैक्टर के पास डायरेक्शन होंगे, तो ये तो फैक्टर है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होंगे, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितना होंगे, मैग्नीट्यूड, तो यूनिट फैक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू होंगे 1, ठीक है। तो यूनिट फैक्टर के पास 2 चीज होंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड क्या होंगे 1 एंड डायरेक्शन होंगे उसके पास कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक यूनिट फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो यूनिट फैक्टर हमें डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे k है, और यहाँ पे IDL, और यहाँ पे साइन थीटा है, फिर यहाँ पे क्या है, r स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी जो r कैप है, ये जो r कैप है यूनिट फैक्टर, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब यूनिट फैक्टर की जो फॉर्मूला है दैट इज r फैक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, ठीक है, ये है यूनिट फैक्टर की फॉर्मूला। ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिंपल r भी लिख सकते हो, तो बेसिकली आप ऐसा लिख सकते हो कि r कैप इज इक्वल टू r फैक्टर डिवाइडेड बाय r, ओके, r मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो इस r कैप की जगह पे आप लिख सकते हो r फैक्टर डिवाइडेड बाय r, ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k, फिर यहाँ पे dl साइन थीटा, देन यहाँ पे r फैक्टर, ओके, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r क्यूब, है ना। तो इसी को हम लोग फैक्टर फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं, देखो k I है, dl है, ओके, और k मतलब क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, यानी 10⁻⁷। तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तब क्लियर होंगे। तो यहाँ पे IDL साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, r क्यूब, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, dl क्रॉस r, ऐसा भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पे नीचे r क्यूब लिख दो। ऐसा क्यों लिख पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे होता है ना a डॉट b वेक्टर है, तो इस केस में आप क्या लिखते हो, a b कॉस थीटा लिखते हो। अगर a क्रॉस b है, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, a b साइन थीटा लिखोगे, ठीक है, ऐसा ही तो होता है ना, ए बी कॉस थीटा एंड ए बी साइन थीटा। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट होंगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा होंगे तो क्रॉस लिख सकते हो, तो यहाँ पे देखो ए बी साइन थीटा है तो क्रॉस लिख सकते हो, या तो यहाँ पे देखो डी एल क्रॉस आर है तो इसको डी एल आर फिर यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी, यहाँ पे देखो डी एल क्रॉस आर है तो डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा आप लिख सकते हो, वही मिला हमें, डी एल आर साइन थीटा वही मिला, ठीक है। तो बेसिकली डी बी को हमने क्या लिखा, फैक्टर फॉर्म पे लिखा, ठीक है। तो ये जो है ये है हमने बायो-सावर्ट लॉ इन यहाँ पे लिख देते हैं इन फैक्टर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना इन फैक्टर फॉर्म। तो ये जो है ना बायो-सावर्ट लॉ इन फैक्टर फॉर्म, ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी लिखने देते हैं, मतलब कि राइट द बायो-सावर्ट लॉ इन फैक्टर फॉर्म, तो आप इसे ऐसे लिख देना, ठीक है। इसको लिख देने से भी हो जाएगा, सीधा 1 मार्क देंगे तो, ठीक है। तो ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर 1 मार्क देंगे तो आप सीधा 1 मार्क के लिए ये लिख देना, ओके। तो के और यहाँ पे के का वैल्यू बिठा सकते हो, के का वैल्यू क्या है आप जानते हो, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। तो ऐसा बिठा सकते हो, अगर नहीं बिठाओगे यहाँ पे तो इस केस में नीचे लिख देना के इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऐसा लिख देना, ओके। इतना सा है। तो बेसिकली हमने क्या लिखा कि ये जो बायो-सावर्ट लॉ है दैट इज इन फैक्टर फॉर्म डी बी फैक्टर इज इक्वल टू दिस मच, ओके। यहाँ पे सिंपल ए क्रॉस बी लगा दिया, तो यहाँ पे इसको ए समझो इसको बी समझो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। डी एल साइन थीटा आर, सही है, ओके। सो ये तो हो गया बायो-सावर्ट लॉ इन फैक्टर फॉर्म। अभी हम लोग आते हैं जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सो डायमेंशनल फार्मूला समझने के लिए इसको मिटाना होगा, ठीक है, आप लोग नोट करके रखो, ठीक है। सो डायमेंशनल फार्मूला जो है ना, तो एक्चुअली डायमेंशनल फार्मूला का हम लोग लिखते हैं
MLT फॉर्मेट पे, है ना। अगर सपोज मास है तो मास को आप लिखोगे कैपिटल M और इस तरह से एक ब्रैकेट लगाओगे। लेंथ है सपोज लेंथ, तो लेंथ के लिए आप लिखोगे कैपिटल L, फिर ब्रैकेट लगाओगे। फिर सपोज टाइम है, टाइम के लिए आप क्या लिखोगे, टाइम के लिए आप टाइम लिखोगे कैपिटल T, इस तरह से लिखोगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला है, वो मिल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला है जिसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला आप निकालोगे कैसे, उसके लिए एक फार्मूला चाहिए। तो इस फार्मूला से निकलने में बहुत ही ज़्यादा झंझट आएंगे, दिक्कत आएंगे, तो हम लोग एक सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल फार्मूला कौन सी है, लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड बी पे आपने एक चार्ज रखा। इस चार्ज को, वही है टॉपिक का नाम, चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चार्ज को लेट्स से एक वेलोसिटी है इसके पास, दैट इज v, तो वेलोसिटी इस तरह से है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज है, उसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी होना है यानी ये चार्ज जैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज वहाँ पे रुका हुआ नहीं है, वो मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी v। तो इस केस में इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेंगे, ठीक है। इस चार्ज के ऊपर क्या लगेंगे, इस एक फोर्स लगेगी, यानी आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज है, वो चार्ज मूव कर रहे विद सम वेलोसिटी v, तो उस केस में उसके ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। कितना फोर्स लगेंगे उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज q इंटू v क्रॉस b, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेंगे वो निकालने के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो q v b साइन थीटा लिख सकते हो, है ना। तो अगर आप यहाँ से b का वैल्यू लिखोगे तो q v और साइन थीटा को नीचे लेके आओगे, यानी मैं कह रहा हूँ तो आप सिंपल लिख सकते हो ना कि b इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय q v और साइन थीटा, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे q v और साइन थीटा को नीचे लेके आया तो b मिल गया हमें, इजी। तो अभी देखो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये है ऐसा यूनिट, या तो आप सेकेंड स्क्वायर को ऐसे भी कर सकते हो, सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैसे आया फोर्स का ऐसा यूनिट, उसको भी देख लो साथ में, है कि नहीं। कहाँ पे करा दे, यहाँ पे कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से नोट करना। तो एक्चुअली क्या होता है ना, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन है, आप जानते हो। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू न्यूटन ने कह के गया, जानते हो, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास को आप मेजर कहाँ पे कैसे करते हो, केजी में। फिर यहाँ पे एक्सीलरेशन मतलब क्या है, एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी मतलब क्या है, लेंथ बाय टाइम, यानी आप वेलोसिटी की यूनिट लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट सेकेंड लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या मिला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख दिया, तो ये मिला हमें, सही है। वहाँ पे लिख दिया फोर्स की ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर नीचे क्यू है, एक्चुअली क्या है ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम है, ये आप जानते हो। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम लिखोगे। तो यहाँ पे करंट की यूनिट है एम्पियर और टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो चार्ज की यूनिट आप एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट हम एम्पियर पर सेकेंड लिख सकते, सॉरी एम्पियर सेकेंड लिखना होगा, तो एम्पियर सेकेंड लिखना होगा, है ना। चार्ज की यूनिट एम्पियर सेकेंड लिख दिया। फिर वेलोसिटी है, ये v मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे साइन थीटा का यूनिट तो है ही नहीं कुछ, ओके। तो अभी देखो मीटर मीटर कैंसिल आउट होंगे, इस सेकेंड से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो हम लिख सकते हैं kg, फिर यहाँ पे सेकेंड ये है ना, तो हम लिख सकते हैं अभी के लिए इसे रखते हैं, और एस स्क्वायर ये नीचे आ जाएंगे, ओके। तो बाकी एज इट इज ए को नीचे रखा, kg है, और सेकेंड स्क्वायर नीचे आ गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि kg सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और यहाँ पे एम्पेयर इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हो। kg मतलब क्या है, kg मतलब मास, तो मास को आप क्या लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला पे, दैट इज कैपिटल M, तो kg की जगह पे कैपिटल M लिखा। s मतलब क्या है, टाइम है, तो टाइम की डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T लिखोगे, तो यहाँ पे कैपिटल T लिखो -2, और यहाँ पे एम्पियर को एम्पियर ही लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला पे, ठीक है। तो B यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये हमें मिल गया, ठीक है, इजी। लेकिन कभी कभी बुक में आपको क्या मिल सकता है वो दिखा देता हूँ। ये जो है ना, इसको MLT फॉर्मेट पे लिखा मिल सकता है, ठीक है। यानी M, यहाँ पे L, यहाँ पे T, और यहाँ पे A, ऐसा भी मिल सकते हैं। देखो M के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 नहीं है, और यहाँ पे L है ही नहीं, तो L नहीं है मतलब यहाँ पे L के ऊपर 0 लगाओगे। T के ऊपर क्या है, -2 है, एम्पेयर के ऊपर क्या है, -1 है। तो बेसिकली ये हमें क्या मिला, एक डायमेंशनल फॉर्मूला मिला MLT फॉर्मेट पे। एक्चुअली जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट MLT फॉर्मेट होता है, और बाकी एम्पेयर वगैरह कुछ होंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट MLT होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखने से भी गलत नहीं होंगे, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन में कभी कभी L0 मिल सकते, तो आप कॉन्फ्यूज नहीं होना कि मतलब L0 तो मिला ही नहीं यहाँ पे, तो L0 ऑप्शन में कैसे दे दिया। तो बेसिकली
एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे आपने जस्ट एक 1 या एंटर कर दिया, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो L0 आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे L नहीं है, ठीक है। तो इतना ही है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल गया, और क्या मिला, फैक्टर फॉर्म पे वो सब लिखा, फिर यूनिट देखा, यही है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बोर्ड एग्जाम की PYQ सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, यानी बायोसेफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको एक आइडिया भी लग जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग बोर्ड के बाद JEE की एंड नीट की भी PYQ सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तब आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन नीट एग्जाम में JEE में पूछे जाते हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपको आप प्रिपेयर कर सकते हो फिर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन मैंने चूज करके रखा जो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। उन सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। थैंक यू।